तो कहानी की शुरुआत साल 1997 से होती है, जहां एक गाड़ी में एक लड़का जिसका नाम जिन है अपनी आंखें खोलता है। वह हर समय अपनी माँ, अपने पिता और अपने बड़े भाई यूसुफ के साथ रहता है। तभी हमें पता चलता है कि ये सभी लोग एक नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। जब वे अपने नए घर पहुंचते हैं तो जिन को ये घर जाना पहचाना सा लगता है। हालांकि उसने ये घर पहले कभी नहीं देखा था। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसने इस घर को अपने अतीत में कहीं देखा हो। हमें बताया जाता है कि जिन का भाई यूसुफ हमेशा अपनी क्लास का टॉपर रहा है। उसने अपनी ग्रेजुएशन भी टॉप यूनिवर्सिटी से की थी। वह खेल कूद में भी काफी परफेक्ट था, जिसके कारण वह लड़कियों के बीच बहुत लोकप्रिय था। यूसुफ किसी भी तरीके का नशा नहीं करता था। दूसरी ओर जिन एक औसत बच्चा था, जिसे अक्सर मानसिक तनाव और ब्रेकडाउन की समस्या होती थी, जिसके लिए उसे रोज दवा लेनी पड़ती थी। जिनको लगता था कि झंझट भरे जीवन में अगर वह किसी चीज पर गर्व कर सकता है तो वह सिर्फ उसका भाई यूसुफ है। एक साल पहले एक कार एक्सीडेंट में यूसुफ का पैर टूट गया था, जिसके कारण वह लंगड़ा चलता था। जिन और यूसुफ को एक ही कमरे में रहना पड़ता है, क्योंकि पिछले मकान मालिक ने अभी तक इस छोटे से कमरे को खाली नहीं किया था जिसमें यूसुफ को रहना था। रात को डिनर के समय जिन को ऊपर के उस छोटे कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन उसका परिवार ऐसी किसी आवाज को सुनने से इनकार करता है। बाद में उसी रात जिन को फिर से उस कमरे से तेज आवाजें सुनाई देती हैं। वह तहकीकात करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले वह अंदर जा पाए उसका भाई यूसुफ उसे रोक लेता है और उसे बारिश में घूमने के लिए बाहर ले जाता है। दोनों भाई पास की एक पहाड़ी की चोटी पर चढ़ते हैं और मौसम का आनंद ले रहे होते हैं। तभी यूसुफ के पास उसके पिता का फोन आता है, जो उसे जल्दी घर बुलाते हैं। इस कारण उसे जिनको अकेले पहाड़ी पर छोड़कर आना पड़ता है। घर वापस आते समय कुछ बदमाश यूसुफ को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे किडनैप करने की कोशिश करते हैं। यूसुफ उनको मुंह तोड़ जवाब देता है। तभी जिनकी नजर इस झगड़े पर पड़ती है। जिन अपने भाई को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बदमाश यूसुफ को ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। घबराया हुआ जिन घर वापस आता है और मानसिक तनाव से बचने के लिए सबसे पहले वह अपने माता पिता को सारी बात बताता है। फिर वह एक सपना देखता है जिसमें किसी मोटे तौर पर पूछताछ की जा रही थी। अचानक उसकी आंख खुलती है और वह खुद को अपने माता पिता के बगल में पाता है। अगले सीन में जिन एक डिटेक्टिव से बात करता है और उन्हें किडनैपर की वैन का नंबर बताता है। डिटेक्टिव बताते हैं कि ऐसा कोई नंबर मौजूद ही नहीं है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन परिवार के पास फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आता। एक दिन जिन को फिर से उस छोटे से कमरे से वही आवाज सुनाई देती है और उसे वही पूछताछ वाला सपना दोबारा दिखाई देता है। और 19वें दिन यूसुफ सलामत लौट आता है। वह बताता है कि उसे पिछले 19 दिनों की कोई भी घटना याद नहीं है। डॉक्टरों का मानना है कि यह भूलने की बीमारी के कारण हो सकता है और परिवार सिर्फ एक चीज कर सकता है, यूसुफ को सामान्य जीवन जीने देना। अगले दिन किसी कारणवश जिन अपनी दवा लेना भूल जाता है। नाश्ते के समय वह यूसुफ से पूछता है, कल रात तुम कहाँ गए थे? यूसुफ बाहर जाने से इनकार करता है। जब यूसुफ बाहर जाता है तो जिन को कुछ अटपटा लगता है, क्योंकि यूसुफ बाएं पैर की बजाय दाएं पैर से लंगड़ा चल रहा था। उस रात जिन अपनी स्टडी टेबल पर ही सो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर यूसुफ फिर से बाहर जाने की तैयारी करता है। यूसुफ यह सुनिश्चित करता है कि जिन गहरी नींद में है, वह जिन की आंख के पास एक पेंसिल की लेड को बाहर निकालता है और तब तक नहीं रुकता जब तक कि वह लेड नीचे न गिर जाए। यूसुफ के चले जाने के बाद हमें पता चलता है कि जिन जाग रहा है। वह टैक्सी में अपने बड़े भाई का पीछा करना शुरू कर देता है। टैक्सी एक सुनसान जगह पर रुकती है जहां जिनको कुछ लोग दिखाई देते हैं। उसे समझ आता है कि ये वही लोग हैं जो पहले उसके घर में पूछताछ कर रहे थे। तभी यूसुफ पीछे से आकर जिन को बेहोश कर देता है। अगले दिन जिन अपनी स्टडी टेबल पर ही उठता है। यूसुफ को बिस्तर पर देखकर वह घबरा जाता है और जल्दी से खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। यूसुफ पूछता है, तुमने खुद को बाथरूम में क्यों बंद कर लिया? जिन उसे कल रात की सारी बात बताता है, लेकिन यूसुफ कहता है, तुमने फिर से कोई सपना देख लिया है। जिन जोर देकर कहता है, मैं अपने पूरे होश हवास में हूँ और मुझे पता है मैंने क्या देखा। जब यूसुफ जवाब देना बंद कर देता है, जिन चुपके से एक एल्यूमिनियम पाइप लेकर बाथरूम से बाहर निकलता है। जल्द ही यूसुफ उस पर भारी पड़ जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। यूसुफ कहता है, पेंसिल से लेकर टैक्सी तक जो कुछ भी तुम कह रहे हो वैसा कुछ हुआ ही नहीं। फिर वह पूछता है, क्या तुमने कल अपनी दवा ली थी? यह सुनकर जिन शांत हो जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि उसने कल दवा नहीं ली थी। वह जल्दी दवा ले
लेता है और यूसुफ फिर से बाहर चला जाता है। जिन पढ़ाई करने के लिए अपनी स्टडी टेबल पर जाता है, तभी उसे वहाँ एक पेंसिल की लेड टूटी हुई दिखाई देती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि यूसुफ उससे झूठ बोल रहा था। वह फिर से सारी बात अपनी माँ को बताता है। उसकी माँ कहती है, मैं इसके बारे में तुम्हारे पापा से बात करूंगी, लेकिन हमें और सबूत इकट्ठे करने चाहिए। बाद में जिन चुपके से अपनी माँ को यूसुफ से इस बारे में बात करते हुए देख लेता है। उसे पता चल जाता है कि यह उसका असली परिवार नहीं है और यह लोग सिर्फ उसके परिवार होने का ढोंग कर रहे हैं। तभी जिनकी माँ को जिनके बाहर होने का एहसास हो जाता है। वह चेक करने के लिए जिनके कमरे की ओर जाती हैं, लेकिन जिन सही समय पर बिस्तर पर वापस आने में कामयाब हो जाता है। माँ के जाने के बाद जिन खिड़की से कूदकर बाहर निकल जाता है। इस दौरान उसे चोट भी लग जाती है। बाहर उसकी मुलाकात उसके नकली पिता से होती है। डर के मारे जिन की माँ भी बाहर आ जाती है। जिनके पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वह उन्हें धक्का देकर भाग जाता है। जिनकी माँ जल्दी से गुंडों को उसके पीछे भेजती है, लेकिन जिन किसी तरह पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और गुंडों से पीछा छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। पुलिस स्टेशन में जिन सारा माजरा बताता है। पुलिस डेटाबेस पर उसका नाम खोजती है और बताती है कि जिनका जन्म 1977 में हुआ था और वह 41 साल का है। जिन जोर देकर कहता है कि मैं 41 साल का नहीं 21 साल का हूँ, लेकिन अधिकारी खुलासा करता है कि यह 1997 नहीं 2017 है। जिन हैरान रह जाता है और चारों तरफ देखता है। उसे कुछ लड़कों के हाथ में मोबाइल फोन दिखाई देते हैं। टीवी पर एक न्यूज दिखाई देती है जिसमें साउथ कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक साथ दिखाई देते हैं। जब जिन खुद को आईने में देखता है तो उसे एहसास होता है कि वह वाकई 41 साल का है। कंफ्यूज जिन अपने नकली परिवार का सामना करने के लिए घर वापस जाता है। घर में उसे उस छोटे कमरे से रेडियो की आवाज सुनाई देती है, जिसे अब क्राइम सीन में बदल दिया गया है। उसके सामने वह लड़का आता है जो उसके भाई होने का नाटक कर रहा था। वह बताता है कि जिस कमरे में वे खड़े हैं वहाँ 20 साल पहले एक टीनेज लड़की और उसकी माँ की हत्या की गई थी। पुलिस कई सालों तक हत्यारे को पकड़ने में नाकाम रही और मामला ठंडा पड़ गया। इसलिए पीड़ितों के परिवार ने हत्यारे को ढूंढने के लिए नकली यूसुफ को काम पर रखा था। थोड़ी तहकीकात के बाद हत्यारे की पहचान जिन के रूप में हुई। यहाँ से सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है, जहाँ दिखाया जाता है कि हत्या की बात कबूल करने के लिए जिन को किडनैप किया गया था और उसे बुरी तरह पीटा गया था, लेकिन जिन अपनी बेगुनाही बरकरार रखता है। नकली पिता इन्वेस्टिगेशन टीम को बताता है कि जिन अपनी याददाश्त खो चुका है क्योंकि यह घटना बहुत दर्दनाक थी। इन्वेस्टिगेशन टीम साइकियाट्रिस्ट पार्क से कहती है कि क्यों ना जिन को हिप्नोटाइज करके 1997 में भेज दिया जाए ताकि उसकी याददाश्त वापस आ जाए और वह बता सके कि उस दिन क्या हुआ था। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन उस रात जिन ने यूसुफ को परछाई की तरह देख लिया था। दरअसल यूसुफ को धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तार किया गया था और वह 19 दिनों तक इसलिए गायब था क्योंकि वह जेल में था। 19 दिन पूरे होने के बाद वह जमानत पर बाहर आ गया था। तभी खुलासा होता है कि उस छोटे से कमरे से आ रही आवाज किसी और की नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की थी जो वहां काम कर रहे थे। कहानी वापस वर्तमान में आती है। यूसुफ जिन को ऐसी जगह ले जा रहा था जहां उसे उन दोनों मासूम लोगों की हत्या की कीमत चुकानी पड़ती। जिन अपनी बेगुनाही बरकरार रखता है और गाड़ी से कूद जाता है। यूसुफ उसका पीछा करता है, लेकिन उसकी गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है। दूसरी ओर जिन को एक अनजान ट्रक टक्कर मार देता है, जिसके कारण उसकी 1997 की यात्रा फिर से शुरू हो जाती है। यहाँ से सीन 1997 में शिफ्ट होता है, जहाँ जिन अपने माता पिता और बड़े भाई यूसुफ के साथ है। अचानक एक कार एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मौत हो जाती है और यूसुफ बुरी तरह घायल हो जाता है। यूसुफ की सर्जरी के लिए जिन को पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन 1997 के आर्थिक संकट के कारण यह बहुत कठिन समय था। हर दिन जिन नौकरी की तलाश में ऑनलाइन जाता है, जहाँ एक अनजान व्यक्ति उसे मैसेज करता है कि अगर वह किसी की पत्नी को मार देता है तो वह उसे मोटी रकम देगा, लेकिन उसके घर में मौजूद बच्चों को पूरी तरह सुरक्षित छोड़ना होगा। जिन उस घर में पहुंचता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे इस काम को अंजाम देने की इजाजत नहीं देती। वह वहां से जाने ही वाला होता है, तभी माँ बेटी उसे देख लेती हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। जिन घबरा जाता है और हड़बड़ाहट में दोनों को मार देता है। तभी एक छोटा बच्चा बाहर आ जाता है और जिन को देख लेता है। जिन उसे वापस कमरे में जाने के लिए कहता है। जिन उस घर से निकलता है। उसे पता चलता है कि यह उस डॉक्टर का परिवार था जो उसके भाई यूसुफ का इलाज कर रहा था। जिन यह जानने की कोशिश करता है कि डॉक्टर अपने ही परिवार को क्यों मरवाना चाहता था। डॉक्टर बताता है कि पैसों की कमी ने उसे दिवालिया कर दिया था। उसने अपनी पत्नी के नाम पर कई इंश्योरेंस पॉलिसियां ले रखी थी ताकि अपने बच्चों को बेघर होने से बचाए, लेकिन क्योंकि जिन ने न केवल उसकी पत्नी बल्कि उसकी बेटी को भी मार दिया था, डॉक्टर कहता है अब तुम्हारा भाई यूसुफ भी मारा जाएगा। इस बात को लेकर दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। गलती से जिन डॉक्टर को छत से नीचे धकेल देता है और डॉक्टर की भी मौत हो जाती है। फिल्म वापस वर्तमान में आती है। जिन खुद को हॉस्पिटल में पाता है। जो लड़का उसे वैन में
ले जा रहा था वह दुर्घटना में बच गया था और अब जिन को जहर देकर मारने की कोशिश करता है। तभी जिन कहता है मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है। वह लड़का खुलासा करता है कि वह वही छोटा बच्चा है जिसे जिन ने 20 साल पहले उसकी माँ और बहन को मारने के बाद छोड़ दिया था। उसके माता पिता और बहन के गुजर जाने के बाद उसके रिश्तेदारों ने सारे पैसे हड़प लिए थे और उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया गया था। वह जिन से पूछता है कि उसने मुझे क्यों छोड़ दिया था, काश तुमने मुझे मार दिया होता तो मुझे ये दिन न देखना पड़ता। वह यह भी पूछता है कि हत्याओं की योजना उसके पिता ने क्यों बनाई थी। जिन झूठ बोलता है और सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन वह लड़का उस पर विश्वास नहीं करता। जिन को एहसास हो जाता है कि उसने वाकई एक मासूम परिवार की जान ले ली थी। वह खुद को जहरीली सुई से इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर लेता है। दूसरी ओर उस लड़के को अब अपने परिवार के असली हत्यारे के बारे में पता चल चुका था। वह भी हॉस्पिटल की खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। मूवी द एंड।